हर साल बस 1000 पोस्ट आते हैं और उसमें एप्लीकेशन रफली 14 से 15 लाख पर ईयर आते हैं। तो अगर आप स्टैटिस्टिक्स देखो तो सक्सेस रेट लाइक 0.1% है बस। अगर आपकी फैमिली बैकग्राउंड अच्छा है, आपको फाइनेंशियल सपोर्ट अच्छा है, तो आप 3-4 अटेम्प्ट तक सस्टेन कर सकते हो। अगर आपका लाइक फर्स्ट सेकंड अटेम्प्ट में आपने प्री क्वालिफाई कर लिया है, मेंस क्वालिफाई कर लिया, तो फिर आप आगे के 3-4 अटेम्प्ट तक आप आगे बढ़ सकते हो। बट अगर आपके पास फैमिली बैकग्राउंड या थोड़ा इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन से आते हो या फार्मर बैकग्राउंड है, तो लाइक 1-2 अटेम्प्ट तक आप दे सकते हो। जनरल को 6 अटेम्प्ट, SC/ST वालों को अनलिमिटेड या 9 अटेम्प्ट्स, तो ये थोड़ा डिस्क्रिमिनेशन होता है। तो थोड़ा मुझे लगता है कि इसमें रिफॉर्म्स लेने चाहिए और जनरल EWS जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से आते हैं पर्टिकुलरली, तो उनको थोड़ा अटेम्प्ट्स ज़्यादा देने चाहिए। 2013 के बाद तो काफ़ी टफ हो गया, लाइक जैसे CSAT को क्वालिफाई कर दिया, बट जैसे CSAT का लास्ट 4-5 साल से डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ रही है, तो डेफिनेटली कि थोड़ा पैटर्न और जो कंपटीशन है काफ़ी बढ़ गया है और उसके वजह से डिफ़िकल्टी लेवल भी काफ़ी बढ़ा है। तो ये तो बोल सकते हैं कि डिफ़िकल्टी लेवल मतलब 2013-14 के कंपैरिजन से और 2024-25 के कंपैरिजन में काफ़ी फ़र्क है। एंथ्रो हो गया, सोशियोलॉजी हो गया, इनका सिलेबस छोटा है और कंप्लीशन में भी काफ़ी इजी है, तो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स इसके ज़्यादा होते हैं। तो हमको दिखता है कि जो मेंस लिख रहे हैं वो ज़्यादा नंबर दिखता है। तो ये ऐसा नहीं है कि कोई ऑप्शन अच्छा परफॉर्म करते, कोई कम परफॉर्म करते, सारे इक्वली है, बट वो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स कितने ऐप पे हो रहे हैं उस पर डिपेंड होता है। सपोज़ एक ST कैंडिडेट सेलेक्ट हो गया, लेकिन उसके बाद आने वाली जनरेशन के पास भी ST कैटेगरी की वो होती है, तो वो अपने वो ST कैटेगरी का जो सर्टिफिकेट है वो उसका अपॉर्चुनिटी लेता है। बट ये यहाँ पे गलत हो जाता है कि CSAT होना ही चाहिए, क्योंकि पहले तो नहीं था। पहले हिंदी मीडियम वालों को सिलेक्शन काफ़ी ज़्यादा होते थे। ये एक सेमी प्रीमिएबल मेम्ब्रेन है जो मतलब एग्ज़ाम से जो उन कैंडिडेट्स को हटाती है जो मतलब जर्नलिस्ट अप्रोच नहीं रख पाते हैं, जो एक ही सब्जेक्ट पे मतलब रिलाई करता है। हम लोग CSAT हम लोगों को बहुत हेल्प करती है। हेलो दोस्तों, आज मैं खड़ा हूँ करोल बाग में और मेरे साथ एक स्टूडेंट मौजूद हैं जो कि UPSC की तैयारी कर रहे हैं। तो आज मैं बात करूँगा कि UPSC का जो एग्ज़ाम है वो टफ़ इतना क्यों होता है, कितने अटैम्प्ट्स होते हैं, सिलेक्शन का जो परसेंटेज कितना होता है प्रीलिम्स में, मेंस में और इंटरव्यू में, और पूरी जर्नी किस तरीके की होती है, कितना स्टूडेंट जो होते हैं उन्हें बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है और सक्सेस के बाद उन्हें कैसा लगता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शुभम है। शुभम। तो मुझे मेरा फर्स्ट क्वेश्चन ये रहेगा कि UPSC की जो जर्नी होती है वो कैसी होती है, स्टार्ट कैसे होता है और एंड कहाँ से होता है, एंड कब तक होता है? तो बेसिकली UPSC की जर्नी, इफ़ यू आर एंटरिंग इनटू UPSC, तो 3 फेजेस होते हैं मेनली, एक प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। सो अगर आपको तैयारी चालू करनी है तो आपको सबसे पहले UPSC के बारे में जो बेसिक इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है वो जाननी पड़ेगी। तो उसके 3 स्टेजेस के बारे में, उसका सिलेबस क्या है, उसका मेंस में क्या क्या कौन से पेपर होते हैं, उसका सिलेबस क्या है, और इंटरव्यू में कैसे तैयारी करनी पड़ती है, तो वो सारा जान के फिर आपको आपका करियर प्रेफरेंस, आपका जो इंटरेस्ट है वो सब ध्यान में रख के फिर आपको डिसाइड करना चाहिए कि आपको UPSC देनी है या नहीं। अच्छा, UPSC के एग्ज़ाम के बारे में ये कहा जाता है कि इंडिया का टफेस्ट एग्ज़ाम है। ऐसा क्यों है कि मतलब नीट का एग्ज़ाम भी होता है, JEE का भी एग्ज़ाम होता है, UPSC का एग्ज़ाम टफेस्ट एग्ज़ाम क्यों बोलते हैं? बेसिकली देखा जाए तो UPSC में लाइक पोस्ट बहुत लिमिटेड होते हैं, लाइक हर साल बस 1000 पोस्ट आते हैं और उसमें एप्लीकेशन रफली 14 से 15 लाख पर ईयर आते हैं। तो अगर आप स्टैटिस्टिक्स देखो तो सक्सेस रेट लाइक 0.1% है बस। तो इसलिए लाइक प्रीलिम्स में आप 6 लाख 7 लाख में से 14,000 में जाते हो, 14-15 हज़ार में से आप इंटरव्यू के लिए बस 2-3 हज़ार जाते हो, और लास्ट में 2-3 हज़ार में से आप 1000 में, और 1000 में भी जो IAS IPS होते हैं वो बस लिमिटेड सीट्स है, लाइक 180 IAS होते हैं और 200 IPS होते हैं। तो इतनी लिमिटेड सीट्स है और इतनी टफ कंपटीशन है, इसलिए UPSC इज़ लाइक टफेस्ट एग्ज़ाम इन द इंडिया। अच्छा, तो जनरल कैटेगरी के लिए 6 अटैम्प्ट्स होते हैं, OBC के लिए करीब 8-9 अटैम्प्ट्स होते हैं, ST/SC के लिए अनलिमिटेड अटैम्प्ट्स होते हैं, ठीक है। तो जो बच्चे UPSC की तैयारी कर रहे होते हैं, उन्होंने 1 अटैम्प्ट दिया, 2 अटैम्प्ट दिया, तो उन्हें मुझे ये जानना है कि उन्हें कब UPSC की तैयारी छोड़ देनी चाहिए अगर उन्हें लगता है कि UPSC उनसे क्रैक नहीं हो रहा। जैसे अभी की जो शक्ति दुबे थी, उनका 3 अटैम्प्ट दिए थे, 3 अटैम्प्ट उनका प्रीलिम्स भी क्वालिफाई नहीं हुआ था, तो कब उन्हें छोड़ देना चाहिए, गिव अप कर देना चाहिए? लाइक UPSC में आप आ रहे हो या आपके 2-3 अटेम्प्ट हो चुके हैं, तो आपको 2-3 क्राइटेरिया को आपको फोकस करना चाहिए। लाइक आपकी फैमिली बैकग्राउंड कैसे है, आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है। अगर आपकी फैमिली बैकग्राउंड अच्छा है, आपको फाइनेंशियल सपोर्ट अच्छा है, तो आप 3-4 अटेम्प्ट तक सस्टेन कर सकते हो।
अगर आपका लाइक फर्स्ट सेकंड अटेम्प्ट में आपने प्री क्वालिफाई कर लिया है, मेंस क्वालिफाई कर लिया, तो फिर आप आगे के 3-4 अटेम्प्ट तक आप आगे बढ़ सकते हो। बट अगर आपके पास फैमिली बैकग्राउंड या थोड़ा इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन से आते हो या फार्मर बैकग्राउंड है, तो लाइक 1-2 अटेम्प्ट तक आप दे सकते हो। बट अगर थोड़ा अभी जैसे कंपटीशन भी बढ़ रहा है और थोड़ा सीट्स भी कम होते जा रहे हैं, तो आप 2-3 अटेम्प्ट तक दे सकते हो। और फिर अगर प्रीलिम्स भी क्वालिफाई नहीं हो रहा, तो आपको ऑप्शन बी की तरफ देखना चाहिए थोड़ा। अच्छा, जनरल कैटेगरी के लिए 6 अटैम्प्ट्स होते हैं और ओबीसी के लिए 9 अटैम्प्ट्स होते हैं। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए भी 6 अटैम्प्ट्स ही होते हैं। इकोनॉमी वीकर सेक्शन वाले जनरल कैटेगरी के लिए 6 अटैम्प्ट, कहीं ऐसा नहीं लगता कि कहीं ना कहीं ये डिस्क्रिमिनेशन है कि अगर आप इकोनॉमी वीकर सेक्शन से भी आते हो, कमज़ोर तबके से हो, आप इकोनॉमी काफ़ी वीक हो, तब भी आपको 6 अटैम्प्ट दिए जा रहे हैं, जबकि ओबीसी में 9 अटैम्प्ट दिए जाते हैं। लाइक अभी ये मतलब गवर्नमेंट का जो रिजर्वेशन कोटा है वो तो पहले से चलता आ रहा है, तो वो गवर्नमेंट के जो रूल्स रेगुलेशन है उसको तो हम कुछ नहीं कर सकते। बट ये थोड़ा डिस्क्रिमिनेटरी है लगभग। मेरा मानना ऐसा है कि जनरल को 6 अटेम्प्ट और ओबीसी SC ST वालों को अनलिमिटेड या 9 अटेम्प्ट्स, तो ये थोड़ा डिस्क्रिमिनेशन होता है। तो थोड़ा मुझे लगता है कि इसमें रिफॉर्म्स लेने चाहिए और जनरल EWS जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से आते हैं पर्टिकुलरली, तो उनको थोड़ा अटेम्प्ट्स ज़्यादा देने चाहिए या थोड़ा प्रपोर्शनेट सिस्टम होना चाहिए सबके लिए। इसके कारण क्या होता है कि जैसे जनरल वालों को 6 अटेम्प्ट होते हैं, 4-5 अटेम्प्ट के बाद फिर एग्जॉस्ट हो जाते हैं अटेम्प्ट, तो थोड़ा डिप्रेशन आने लगता है, थोड़ा प्रेशर आने लगता है। तो ओबीसी के लिए ऐसा नहीं है, जैसे 6-7 अटेम्प्ट होने के बाद भी आपके पास 2-3 अटेम्प्ट का लीवरेज होता है। SC ST में जो भी थोड़ा और लीवरेज मिलता है। तो ये मेरा मानना पर्सनल है कि थोड़ा प्रपोर्शनेट कंपटीशन होनी चाहिए इसमें। अच्छा, मैं एक पोस्ट देख रहा था ट्विटर पे, एक लड़का था, एक स्टूडेंट था, उसने 9 अटैम्प्ट दिए, 4 या 5 बार इंटरव्यू तक गया, उससे सिलेक्शन नहीं हुआ। और आई थिंक 9 अटैम्प्ट दिए थे, 9+ हुए होंगे, तो या तो वो ST SC से होगा या ओबीसी कैटेगरी से होगा। तो अगर वो 9 अटैम्प्ट देने के बाद भी और 5 बार 6 बार इंटरव्यू तक जाने के बाद भी अगर वो सक्सेस नहीं हो पा रहा है, तो क्या वो एलिजिबल है, वो काबिल है यूपीएससी के लिए? क्योंकि 5 बार इंटरव्यू के बाद भी आप सिलेक्ट नहीं हो पा रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप योग्य नहीं हो उस चीज़ के लिए। नहीं, ऐसा होता है कि आप अगर इंटरव्यू में जा रहे हो तो प्रीलिम्स और मेंस का जो एग्ज़ाम का पैटर्न ही ऐसा होता है कि बहुत ग्रिलिंग होता है। तो आप अगर इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई भी हो रहे हो तो आप योग्य इंसान हो पोस्ट के लिए। बट इसमें 10% लक का भी फैक्टर होता है कि किसी का फर्स्ट अटेम्प्ट में हो जाता है, किसी का 6 अटेम्प्ट के बाद फर्स्ट रैंक आ जाती है। जैसे शक्ति जुबे जी है, फर्स्ट 5-6 अटेम्प्ट के बाद उनका फर्स्ट रैंक आया है। और किसी का लाइक एक सौम्य शर्मा मैम थी, उनका फर्स्ट अटेम्प्ट में 9th रैंक आया था। तो इसमें लक का भी फैक्टर थोड़ा काम करता है। तो ऐसा नहीं है कि 9th अटेम्प्ट के बाद भी 5 इंटरव्यू के बाद भी आप अगर यू सिलेक्ट नहीं हो रहे हो, बट आप आगे की ज़िंदगी में काफ़ी अच्छा कर सकते हो। और यूपीएससी एक ऐसा एग्ज़ाम है जो सबके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड तैयार करता है। तो इसमें मेरा मानना ऐसा है कि थोड़ा पर्सनली डेवलपमेंट भी होती है और आपको ज़िंदगी को देखने का जो नज़रिया है वो थोड़ा ब्रॉड होता है। तो ऐसा नहीं है कि इंटरव्यू के बाद अगर आप सेलेक्ट नहीं हुए हैं तो आप एज अ फेल्योर देखा जाएगा। उसके विपरीत आप थोड़ा और कुछ अच्छे कर सकते हो या और अदर फील्ड्स में भी आप अच्छा कर सकते हो। अच्छा, 2013 के बाद में 2013-14 के बाद में क्या हुआ कि 2013-14 तक था कि जो एवरेज अटैम्प्ट क्वालिफाई था ना, कि अगर आप 2 अटैम्प्ट के बाद 3 अटैम्प्ट, तो वहाँ 2 अटैम्प्ट के बाद आप क्वालिफाई कर जाते थे। आज के टाइम पे क्या हो रहा है, 3 या 4 अटैम्प्ट के बाद जो भी एस्पिरेंट तैयारी कर रहा है वो यूपीएससी क्वालिफाई कर रहा है। तो 2013-14 के बाद जो कि रिफॉर्म्स हुए से CSET 2011-12 के बाद आया और ये आपके ऐसे वगैरह या एथिक्स वगैरह के पेपर ऐड हुए जा करके, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगा 2013 के बाद इन 10 सालों में यूपीएससी का जो पैटर्न है काफ़ी टफ हो गया है बच्चों के लिए। हाँ, लाइक 2013 के बाद तो काफ़ी टफ हो गया। लाइक जैसे CSET को क्वालिफाई कर दिया, बट जैसे CSET का लास्ट 4-5 साल से डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ रही है, तो डेफिनेटली कि थोड़ा पैटर्न और जो कंपटीशन है काफ़ी बढ़ गया है और उसके वजह से डिफ़िकल्टी लेवल भी काफ़ी बढ़ा है। तो ये तो बोल सकते हैं कि डिफ़िकल्टी लेवल मतलब 2013-14 के कंपैरिजन से और 2024-25 के कंपैरिजन में काफ़ी फ़र्क है। अच्छा, कोई टिप्स देना चाहें जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं कि अगर उनका 5वां अटैम्प्ट है, 4वां अटैम्प्ट है या फर्स्ट अटैम्प्ट है, और अगर कोई तैयारी कर रहा है तो उसको फर्स्ट अटैम्प्ट कब देना चाहिए? एक होता है ना कि आपकी तैयारी पूरी होगी, आपको विश्वास हो गया या आपकी एज पूरी होगी, तो उसे कब फर्स्ट अटैम्प्ट देना चाहिए? नहीं, ऐसा कोई डेफिनेट क्राइटेरिया नहीं है कि आपको मतलब 21वें अटैम्प्ट, जैसे ऑफिशियल जो एज है यूपीएससी को देने के लिए वो 21 है। बट जैसे बेसिक जो सिलेबस कंप्लीशन है या जो NCERT पढ़ने चाहिए, आपका बेसिक फाउंडेशन अगर क्लियर है और आपको लगता है कि इफ़ यू आर कैपेबल, देन आपको फर्स्ट अटैम्प्ट देना चाहिए। बट जो अभी
लाइक फाइनल ईयर में है या जो 20-21 साल के, तो उनको मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप पहले अपना जो करियर बैकग्राउंड है, जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है, तो वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग करिए, क्योंकि जैसे कंपटीशन बढ़ रहा है और सीट्स का नंबर घटता जा रहा है, तो प्लान भी मेरे हिसाब से काफ़ी इम्पोर्टेंट है अभी के हिसाब से। और थोड़ा बाकी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स भी अभी बहुत सारी आ गई है, तो थोड़ा उस पे भी फोकस करके फिर आपको यूपीएससी की तरफ मुड़ना चाहिए, क्योंकि 4-5 अटेम्प्ट के बाद थोड़ा एग्जॉशन हो जाता है और फिर पीछे देखे तो साल भी चले जाते हैं और जो जवानी के 21 से 25 का जो प्रोडक्टिव टाइम होता है वो भी चला जाता है। तो थोड़ा मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप करियर भी या जो आपके फाउंडेशनल स्किल्स है वो तो उस पर थोड़ा काम कीजिए और फिर यूपीएससी में आइए। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन और है मेरा कि ऑप्शनल का कितना बड़ा रोल रहता है, क्योंकि अगर मैं देखता हूँ कि बच्चे किस ऑप्शन से ज़्यादा क्वालिफाई कर रहे हैं, तो अगर टॉपर्स की बात करूँ तो उनका PSIR अच्छा रहता है, एंथ्रोपोलॉजी या सोशियोलॉजी, इन 3-4 सब्जेक्ट से बच्चे ज़्यादा क्वालिफाई करते हैं, तो मतलब क्या रहता है? नहीं, जैसे बोला जाता है मार्केट में से कि 3-4 ऑप्शनल चलते हैं, बट ऐसा नहीं है, क्योंकि जो चेकिंग ऑप्शनल की चेकिंग होती है मेंस में, वो सबको लेवल एक कर देते हैं बाद में, जो साइफनिंग ऑफ होता है मार्क्स का, तो वो लेवल 1 कर देते हैं। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि अभी जैसे एंथ्रो हो गया, सोशियोलॉजी हो गया, इनका सिलेबस छोटा है और कंप्लीशन में भी काफ़ी इजी है, तो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स इसके ज़्यादा होते हैं, तो हमको दिखता है कि जो मेंस लिख रहे हैं वो ज़्यादा नंबर दिखता है। तो ये ऐसा नहीं है कि कोई ऑप्शन अच्छा परफॉर्म करते हैं, कोई कम परफॉर्म करते हैं, सारे इक्वली है, बट वो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स कितने अपेयर हो रहे हैं उस पर डिपेंड होता है। मेरे साथ एक स्टूडेंट मौजूद हैं जो कि 2026 में प्रीलिम्स देने वाले हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नवाज शेख है नवाज शेख जी। तो तैयारी किसकी चल रही है? यूपीएससी की चल रही है। यूपीएससी की। तो कब अटेम्प्ट देना है आपको? फर्स्ट अटेम्प्ट कब होगा? मेरी फर्स्ट अटेम्प्ट है 2026 में। 2026 में, नेक्स्ट ईयर। या तो मुझे ये जानना है कि यूपीएससी का जो एग्ज़ाम होता है वो कितना टफ होता है आपके अकॉर्डिंग? टफ एक्चुअली ये डिपेंड करता है लोगों पर। आप कंसिस्टेंसी है, आप टफ इसमें ये है कि डिसिप्लिन मेंटेन करना वो टफ है। बाकी ओवरऑल देखें तो ये एक जनरलिस्ट अप्रोच है, इसमें स्पेशलाइजेशन सिर्फ ऑप्शनल को लेके है, वो ज़रा बहुत है। बाकी अगर एक एवरेज अंडरस्टैंडिंग वाला लड़का भी हो तो मतलब उतना टफ नहीं पड़ता है, अगर तुम्हारे अंदर कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन है तो। अच्छा, आपको पता है कि इंटरव्यू के बाद जो सिलेक्शन होता है यूपीएससी में 0.1% बच्चों का होता है जी केवल, और लाखों स्टूडेंट हर साल 10-12 लाख स्टूडेंट हर साल यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए अप्लाई करते हैं। तो 1% बच्चों का सिलेक्शन होता है, उसके बाद भी इस एग्ज़ाम की तरफ क्यों बच्चे जाते हैं? लाखों बच्चे क्यों तैयारी करते हैं? जॉब छोड़ के बीटेक एमटेक करने के बाद भी, कोई IIT IIM से MBA करने के बाद बच्चे तैयारी करने आते हैं। इसमें जॉब सिक्योरिटी है, पर्क्स है, एंड जैसे कि सबको पता है कि इंडियन सोसाइटी में जैसे बना रखा है सरकारी नौकरी, और ये एक गोल्डन कॉलर जॉब अपॉर्चुनिटी मतलब है एक, तो बस। अच्छा, अटैम्प्ट्स के बारे में आपको क्या कहना है कि OBC कैटेगरी को 9 अटैम्प्ट देने होते हैं, जनरल कैटेगरी को 6 अटैम्प्ट होते हैं, ST ST को अनलिमिटेड अटैम्प्ट्स होते हैं। तो अच्छा, मुझे ये भी जानना है, मुस्लिम कम्युनिटी को जैसे वो OBC कैटेगरी में आती है, कहीं कहीं मतलब मोस्टली OBC कैटेगरी में आती है, तो उनको कितने अटैम्प्ट मिलते हैं? उनको भी सेम ही अटैम्प्ट मिलते हैं जो नॉर्मल OBC को मिलते हैं। जनरल को 6 और OBC को 8। OBC को 8। मैं क्लियर कर देता हूँ कि जो जनरल कैटेगरी के जो अटैम्प्ट्स होते हैं वो 6 अटैम्प्ट होते हैं जी, और OBC कैटेगरी को 9 अटैम्प्ट्स मिलते हैं। अच्छा, ST SC को अनलिमिटेड अटैम्प्ट्स मिलते हैं, तो वो नहीं लगा जनरल और OBC कैटेगरी के साथ और EWS कैटेगरी के साथ कहीं ना कहीं अनफेयर है ये? एक्चुअली देखा जाए ये एक ओपन एंडेड क्वेश्चन है, ठीक है। अगर एक तरफ देखा जाए SC ST जो हैं किस बैकग्राउंड से आते हैं, ठीक है, उन ट्राइब्स को कहीं कहीं पे उतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती है जितना हम लोगों को मिला है, ठीक है। और तो इन्हें अटेम्प्ट्स अगर ज़्यादा दे रहे हैं तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। और दूसरी चीज़ अगर ये देखा जाए, सपोज़ एक ST कैंडिडेट सेलेक्ट हो गया, लेकिन उसके बाद आने वाली जनरेशन के पास भी ST कैटेगरी की वो होती है, तो वो अपने वो ST कैटेगरी का जो सर्टिफिकेट है वो उसका अपॉर्चुनिटी लेता है, बट ये यहाँ पे गलत हो जाता है। अच्छा, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट मोस्टली ये कहते हैं कि CSET आने की वजह से ना, जैसे 2013 के बाद 2011, 12, 13 के बाद में ना क्वालिफाइंग होता है एक तो CSET, बट क्वालिफाइंग होने के बाद भी वो प्रीलिम्स में ही छट जाते हैं, मेंस तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो CSET की वजह से, क्योंकि क्वालिफाइंग होता है तब भी उस बच्चे मेंस तक नहीं पहुंच पाते हैं, तो लगता है कि CSET होना ही चाहिए, क्योंकि पहले तो नहीं था, पहले हिंदी मीडियम वालों के सिलेक्शन काफ़ी ज़्यादा होते थे। ये एक सेमी प्रीमिएबल मेम्ब्रेन है जो मतलब एग्ज़ाम से जो
उन कैंडिडेट्स को हटाती है जो मतलब जनरलिस्ट अप्रोच नहीं रख पाते हैं, जो एक ही सब्जेक्ट पे मतलब रिलाई करता है। हम लोग सी सेट हम लोगों को बहुत हेल्प करती है ओवरऑल लाइफ में भी, ठीक है। तो सी सेट होना ही चाहिए। तो एक मतलब जनरल सी बात है कि मतलब इतना ये जो उसमें न्यूमेरिकल्स आते हैं और फिर जो ग्रामर्स होते हैं, ठीक है, और रीजनिंग होती है, ये एक मतलब एक नॉर्मल स्टूडेंट के अंडरस्टैंडिंग के ऊपर बेस्ड है। अगर वो सी सेट क्वालिफाई नहीं कर पा रहा है तो मेंस कैसे ही लिखेगा।